हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। गाइस, हम सिक्योरिटी लॉ की क्लासेस में सिक्योरिटी लॉ की क्लास के अंदर हम पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में अपना एडिशनल रिक्वायरमेंट तक कर लिया था। रेगुलेशन 8A तक हमने लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से मीनिंग ऑफ इशू साइज। इशू साइज का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स। उसको कहते हैं इशू साइज, कि भाई जितने नंबर ऑफ शेयर आप इशू कर रहे हो अगर उससे मल्टीप्लाई कर दो इशू प्राइस से, इशू प्राइस ऑफ शेयर, तो वो आपका आ जाएगा इशू साइज। रेगुलेशन 2(1) क्लॉज जेड। इशू साइज इंक्लूड ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट। इशू साइज के अंदर क्या आता है? इट इंक्लूड ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट and promoter contribution brought as a part of issue. Allocation of issue size. इशू साइज के अंदर क्या क्या आता है? प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, एलोकेशन थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट, रिजर्वेशन, नेट ऑफर टू पब्लिक। मतलब पहले एक तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होता है। इशू साइज के अंदर कोई भी कंपनी जब इशू लेके आती है उसके इशू साइज का एलोकेशन किस तरह से होता है? इशू साइज का एलोकेशन प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होता है। एक तो होता है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, दूसरा होता है ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट, यानी प्रोस्पेक्टस। ऑफर डॉक्यूमेंट, दैट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर दो तरह के आगे डिवीज़न होता है लोकेशन। एक होता है रिजर्वेशन, जिसमें हम रिजर्व करते हैं कि इनके लिए इतना % रिजर्व रहेगा, और दूसरा आता है नेट ऑफर टू पब्लिक। अब नेट ऑफर टू पब्लिक के अंदर क्या क्या आता है? नेट ऑफर टू पब्लिक के अंदर आता है शेयर होल्डर, रिटेल, इंडिविजुअल शेयर होल्डर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। नाउ वी स्टार्ट डिस्कशन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन क्या होता है, रिजर्वेशन क्या होता है, नेट ऑफर टू पब्लिक क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की। जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की बात करता है वो रेगुलेशन 112 के अंदर बात करता है। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल इन सर्टेन केसेस। जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, एक मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होती इन सर्टेन केसेस। क्या क्या केसेस है, पढ़ते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन नॉट अप्लाई इन केस ऑफ इशूअर विच डज नॉट हैव आइडेंटिकल प्रमोटर। जहाँ पर कंपनी के आइडेंटिकल प्रमोटर नहीं है वहाँ पर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं होती। वेयर द इक्विटी शेयर ऑफ इशूअर आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेफरेंस डेट। और जहाँ पर किसी कंपनी के जो शेयर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, कंपनी के जो शेयर्स हैं वो फ्रीक्वेंटली ट्रेड हो रहे हैं, रेगुलरली बेसिस पे ट्रेड हो रहे हैं, मतलब उनके शेयर्स हैं अच्छे से ट्रेड हो रहे हैं पिछले 3 सालों में, इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑफ रेफरेंस डेट। द इशूअर हैज़ रिड्रेस द एटलीस्ट 95% ऑफ द कंप्लेंट। अगर किसी कंपनी ने इन्वेस्टर से कोई कंप्लेंट आई थी, उसका 95% अगर रिजोल्व किया गया है टिल द एंड ऑफ क्वार्टर, इमीडिएटली प्रेसिडिंग द मंथ ऑफ रेफरेंस डेट। अगर इशूअर ने कंपनी ने क्या किया है? रिड्रेस किया है। कंपनी ने क्या किया है? रिड्रेस किया है। क्या? एटलीस्ट 95% ऑफ द कंप्लेंट रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टर टिल द एंड ऑफ द क्वार्टर, immediately preceding the month of reference date। एंड दूसरा
इश्योर हैज़ बीन इन कंप्लायंस विद द, जो कंपनी है इश्योर है वो कंप्लायंस विद द सेबी LODR रेगुलेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग द रेफरेंस डेट। अगर ये सिचुएशंस आती हैं, है ना, अगर ये सिचुएशंस आती हैं तो एक कंपनी को मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं होती, मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं होती, प्रोवाइडेड दैट इफ द इश्यूअर हैज़ नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 relating to the composition of board of director for quarter during the last 3 year immediately preceding the date of filing draft offer document, but is compliant with such provision at the time of draft offer document and adequate disclosure are made in the offer document about such non compliance during the 3 immediately preceding the date of filing draft offer document, it shall be deemed as compliance with such condition। मतलब अगर किसी कंपनी ने लिस्टिंग एप्लीकेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड, उनके कॉम्पोजिशन से रिलेटेड किसी प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया गया था फॉर एनी क्वार्टर ड्यूरिंग द लास्ट 3 years immediately preceding the date of filing the draft offer document, but is compliant with such provision at the date of filing draft offer document and adequate disclosure are made in the offer document, और उन्होंने adequate disclosure दे रखा है अपने offer document के अंदर, तो हम मानेंगे कंडीशन फुलफिल है। उस केस में भी क्या होगा, आपको मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं होगी। फर्दर provided that where the promoter proposed to subscribe to the specified security offer to the extent greater than या higher of the two option available in clause A of regulation 1 of regulation 113, the subscription in excess of such percentage shall be made at a price determined in terms of regulation 164। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दिस, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, यहाँ तक ही रेलेवेंट है भाई। यहाँ पर आपको प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं होती। अब बात कर लेते हैं प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की। मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन अदर केसेस में कितना होना चाहिए, आईपीओ के केस में कितना होना चाहिए, एफपीओ के केस में कितना होना चाहिए। आईपीओ के केस में बात कर लेते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर के केस में बात कर लेते हैं। आईपीओ जो आपका मिनिमम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो कम से कम 20% होना चाहिए पोस्ट इशू कैपिटल का। जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होगा कम से कम 20% होना चाहिए पोस्ट इशू कैपिटल का। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस द पोस्ट इशू शेयर होल्डर ऑफ द प्रमोटर इज लेस दैन 20%, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड या फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड और शेड्यूल कमर्शियल बैंक या पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी में कंट्रीब्यूट टू मीट द शॉर्टफॉल इन मिनिमम कंट्रीब्यूशन हैज स्पेसिफाइड फॉर द प्रमोटर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल विदाउट बीइंग आइडेंटिफाई एज अ प्रमोटर। भाई क्या है, अगर आपका प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 20% है, 20% से कम है, तो उस केस में जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशनल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं। ये फिर क्या करेंगे, ये कंट्रीब्यूट करेंगे जितना शॉर्टफॉल को क्या करने के लिए, मीट करने के लिए, शॉर्टफॉल को मीट करने के लिए, तो ये क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 10% ऑफ द post issue capital without being identified as a promoter. The minimum promoter contribution shall be as follow। जो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, बात कर लेते हैं। The promoter shall contribute 20% stipulated in the regulation 1 as the case may be, either by way of equity share including special right equity share if any or by way of subscription to the convertible security। वो इस तरह से क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एफपीओ की केस में बात करते हैं, 20% ऑफ प्रपोज इशू और सच परसेंटेज विच कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल।
या तो 20% ऑफ प्रपोज इशू, या फिर वो परसेंटेज जो कॉन्स्टिट्यूट करती है 20% ऑफ द पोस्ट इशू। द स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स of the promoter if any shall be eligible towards computation of the minimum promoter contribution। composite issued by listed company, composite issue अगर लेके आ रही है तो उस केस में 20% of the proposed issue या such percentage which constitute 20% of the post issue capital। तो इनका क्या होगा, मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होकर यहाँ पर चलेगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन For the purpose of this regulation, promoter contribution shall be comply on the basis of post-issue expanded capital। जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है उसको कंप्यूट किया जाता है किस बेसिस पे, पोस्ट इशू एक्सपेंडेड कैपिटल। उसको कंप्यूट किया जाता है पोस्ट इशू एक्सपेंडेड कैपिटल के बेसिस पे। अज्यूमिंग फुल प्रपोज्ड कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टिबल सिक्योरिटी इनटू इक्विटी शेयर। अज्यूम करेंगे फुल प्रपोज कन्वर्जन, अज्यूम करेंगे फुल प्रपोज कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टिबल सिक्योरिटी इनटू इक्विटी शेयर्स। अज्यूम करेंगे एक्सरसाइज ऑफ ऑल वेस्टेड ऑप्शन वेयर एनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आर आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। भाई क्या क्या आएगा इसके अंदर, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन को कंप्यूट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट इशू एक्सपेंडेड कैपिटल के बेसिस पे। पोस्ट इशू एक्सपेंडेड कैपिटल के बेसिस पे या तो तब किया जाएगा, या अज्यूम फुल प्रपोज कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टिबल सिक्योरिटी इनटू इक्विटी शेयर। अज्यूम करेंगे फुल प्रपोज कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टिबल सिक्योरिटी इनटू इक्विटी शेयर्स। पॉइंट नंबर बी, अज्यूम करेंगे एक्सरसाइज ऑफ ऑल वेस्टेड ऑप्शन वेयर एनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आर आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर। प्राइसिंग एंड मैनर ऑफ रिसीविंग अमाउंट ऑफ प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। प्राइस क्या होगा, मैनर क्या होगा रिसीव करने का, अमाउंट ऑफ प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन को रिसीव करने का उसका प्राइस क्या होगा और मैनर क्या होगा। द प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ एट द सेम प्राइस एप्लीकेबल टू द पब्लिक। जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है वो किस प्राइस पे दिया जाएगा, जो प्राइस पे पब्लिक पे एप्लीकेबल होगा। द प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मस्ट बी रिसीव्ड एट लीस्ट 1 डे प्रायर टू द इशू ओपनिंग। जिस दिन इशू ओपन होगा उसके एटलीस्ट 1 डे पहले आपका प्रमोटर कंट्रीब्यूशन आ जाना चाहिए, और उसको आप कहाँ रखोगे, एस्क्रो अकाउंट के अंदर रखोगे विद द शेड्यूल कमर्शियल बैंक विच शैल बी रिलीज टू द इशूअर अलॉन्ग विद द release of their issue proceed। point number 2, if promoter contribution exceed rupees, अगर promoter contribution जो है exceed है 100 करोड़ से, if the promoter contribution exceed rupees 100 crore and issue is for partly paid up share, promoter can bring in rupees 100 crore before the opening of the issue and balance contribution in advance on pro rata basis before the call is made on public। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी इन एलिजिबल फॉर मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन 5। कौन कौन सी सिक्योरिटी इन एलिजिबल है प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के केस में। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल नॉट बी एलिजिबल। और वो कौन कौन सी सिक्योरिटी है बात कर लेते हैं। कौन कौन सी सिक्योरिटी है जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए इनएलिजिबल है बात कर लेते हैं। पहला, स्पेसिफाई सिक्योरिटी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। अगर कोई सिक्योरिटी जो है उसको एक्वायर्ड किया गया है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, तो इफ दीज आर एक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अगर इनको एक्वायर्ड किया गया है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या फिर रिजल्टिंग फ्रॉम बोनस इशू, specify security acquired during the preceding 3 years if these are acquired for consideration other than cash या resulting from the bonus issue।
तो इन ये सिक्योरिटी जो होती है इन एलिजिबल सिक्योरिटी होती है, किस चीज़ के लिए? मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, इन एलिजिबल सिक्योरिटी। दूसरा, specify security acquired by the promoter and alternative investment fund or foreign venture capital investor or scheduled commercial bank या public finance institution insurance company during the preceding 1 year at a price lower than the price at which specified security are being offered to the public। अगर किसी सिक्योरिटी को एक्वायर्ड किया गया है प्रमोटर के द्वारा, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के द्वारा, फंड्स के द्वारा, फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड के द्वारा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के द्वारा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 1 ईयर, पिछले 1 साल में, एट अ प्राइस लोअर दैन द प्राइस एट विच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी आर बीइंग ऑफर टू द पब्लिक एन इनिशियल पब्लिक ऑफर। Specify security allotted to promoter and alternate investment bank during the preceding 1 year at a price less than the issue price against fund brought by them during that period in case issuer formed by the conversion of one or more partnership firm। तो इस केस में भी इनएलिजिबल माना जाएगा सिक्योरिटी को, इनएलिजिबल सिक्योरिटी। भाई ये सिक्योरिटी जो होंगी मिनिमम कंट्रीब्यूशन में काउंट नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट स्पेसिफाई सिक्योरिटी अलॉटेड टू प्रमोटर अगेंस्ट कैपिटल एग्जिस्टिंग इन सच फॉर्म और अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस शैल बी एलिजिबल। स्पेसिफाई सिक्योरिटी प्लेज बाय द क्रेडिटर्स। अगर कोई स्पेसिफाई सिक्योरिटी क्रेडिटर के पास प्लेज बड़ी है तो वो भी काउंट नहीं होगी, उसको भी आप मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के अंदर काउंट नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी आगे बढ़ते हैं, यहां से पढ़ते हैं। लॉक इन रिक्वायरमेंट फॉर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन 161 वो रेगुलेशन 16 आईपीओ के केस में एंड एफपीओ के केस में। लॉक इन रिक्वायरमेंट प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की, लॉक इन रिक्वायरमेंट फॉर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन क्या कहता है यहां पर पढ़ते हैं। लॉक इन रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम कंट्रीब्यूशन 18 month provided that in case the majority of the issue proceed excluding the portion of offer for the sale is proposed to be utilized for the capital expenditure then the lock-in period shall be 3 years from the date of allotment। मैं ये कहना चाह रहा है लॉक इन रिक्वायरमेंट क्या होगी फॉर द मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 18 मंथ 18 महीने की होगी, 18 महीने की होगी, 18 महीने की होगी। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ मेजोरिटी ऑफ इशू प्रोसीड एक्सक्लूडिंग द पोर्शन ऑफ ऑफर फॉर अ सेल प्रोसीड टू बी फुल यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर देन द लॉक इन पीरियड शैल बी 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो ये होगा और ये अलॉटमेंट से काउंट होगा। ये चीज़ कहाँ से काउंट होगी? अलॉटमेंट से काउंट होगी। और दूसरा कौन सी होगी? दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी? लॉक इन रिक्वायरमेंट फॉर एक्सेस ओवर मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 6 months की होगी। स्पेसिफाइड डेट क्या होगी? स्पेसिफाइड नोट, स्पेशल नोट द एसआर इक्विटी शैल बी द स्पेशल राइट इक्विटी शैल बी अंडर द लॉक इन अंटिल कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर हैविंग वोटिंग राइट सेम एज दैट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। जब तक कि ये स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट ना हो जाएं तब तक इनका क्या रहेगा? लॉक इन रहेगा, लॉक इन रहेगा। लॉक इन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हेल्ड बाय पर्सन अदर देन प्रमोटर। भाई कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी किसी पर्सन ने होल्ड कर रखी है अदर देन प्रमोटर के द्वारा, तो उनका लॉक इन पीरियड क्या होगा? बात करते हैं। In case of initial public offer, the entire pre-issue capital held by person other than promoter
इन केस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर द एंटायर प्री इशू कैपिटल जो कि हेल्ड की गई है किसके द्वारा, पर्सन के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा अदर देन प्रमोटर, शैल बी लॉक इन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, उसको 6 महीने के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट लॉक इन रखा जाएगा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस रेगुलेशन अप्लाई। इसकी एक्सेप्शन भी है, लॉक इन की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी, एक्सक्लूडेड कहाँ करेंगे लॉक इन की रिक्वायरमेंट, लॉक इन पीरियड की रिक्वायरमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटेड टू एम्प्लॉई अंडर एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन एंड एम्प्लॉई स्टॉक परचेज स्कीम ऑफ द इश्यूअर प्रायर टू द आईपीओ। भाई क्या है, किसी इक्विटी शेयर अलॉट किए गए हैं किसी एम्प्लॉय को अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन या एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के अंदर, वहाँ पे लॉक इन की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। इक्विटी शेयर हेल्ड बाय एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ट्रस्ट या इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय वेंचर कैपिटल फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्टर, प्रोवाइडेड दैट सच equity shares shall be locked for a period at least 6 months from the date of purchase by venture capital fund, alternate investment fund, foreign venture capital fund. In case such equity share having resulted person to bonus issue, अगर आपने बोनस इशू किया है उस केस में भी आप के ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेंगे। Then the holding period of such equity shares against which the bonus issue is made as well as holding period of the resultant bonus equity share together shall be considered for the purpose calculation of 6 months, subject to the following: that the bonus share being issued out of the free reserve and share premium existing in the books of accounts as at the end of the financial year preceding the financial year in which the draft of a document is filed with the board. And point B, the bonus share not being issued by the utilization of revaluation reserve or unrealized profit of the issuer। तो आप के ऊपर जो ये लॉक इन वाली रिक्वायरमेंट है तब नहीं होगी। अगर आप ये सिचुएशंस में रहते हैं तो आपके ऊपर लॉक इन वाली रिक्वायरमेंट जो है नहीं होगी। लॉक इन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी lent to stabilizing agent under green shoe option. The lock-in provision of this part shall not apply with respect to specified security जिसको lent किया गया है to stabilizing agent for the purpose of green shoe option during the period starting from the date of lending of such specified security or ending on the date on which they are returned to the lender। इनके ऊपर किसी तरह से लॉक इन पीरियड नहीं लगेगा। Provided that specified security shall be locked in for a remaining period from the date on which they are returned to the lender। भाई दोबारा से प्रोविजो बताया गया है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल बी लॉक इन फॉर रिमेनिंग पीरियड फ्रॉम द डेट, बट जिस दिन वो लेंडर के पास वापस आ जाएंगे तब फिर लेंडर के ऊपर लॉक इन की रिक्वायरमेंट रहेगी। बट जब तक आपने किसी स्टेबलाइजिंग एजेंट को दे रखे हैं तब वो उन शेयर पर किसी तरह से क्या नहीं होगा, कोई भी लॉक इन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, किसी भी तरह से लॉक इन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं। प्लेज ऑफ लॉक इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, प्लेज ऑफ लॉक इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, specified security except SR equity shares held by promoter and lock-in may be pledged as a collateral security for a loan granted by scheduled commercial bank, public financial institution, systematically important NBFC or a housing finance company subject to the following। भाई क्या है, अगर आपने लोन ले रखा है और आप बदले में अपने शेयर्स को गिरवी रखा हुआ है किसी बैंक के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास, एनबीएफसी के पास, तो वो जो प्लेज वाले शेयर्स हैं वो भी सब्जेक्ट टू द लॉक इन होंगे, आप उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लॉक इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बात करते हैं। रेगुलेशन 22 की बात करते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया substantial acquisition of share and takeover regulation 2011, specified security except SR equity shares held by the promoters and locked in has a regulation
बता रहा हैज़ में बी ट्रांसफर टू अनदर प्रमोटर और एनी पर्सन ऑफ द प्रमोटर ग्रुप और अ न्यू प्रमोटर or a person in control of issuer and the specified security held by person other than the promoter and lock-in as regulation 70 in case of IPO may be transferred to another promoter or any person of the promoter group or a new promoter। आप जो मतलब लॉक-इन के केस में अगर आपने प्लेज कर रखे हैं ना अपने शेयर्स, तो प्रमोटर अपने शेयर्स को दूसरे प्रमोटर में या प्रमोटर ग्रुप में ही ट्रांसफ़र कर सकता है। प्रमोटर से बाहर जाके वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ये बात कह रहा है। रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन इन केस ऑफ आईपीओ और रिजर्वेशन इन केस ऑफ एफपीओ। जो रिजर्वेशन इन केस ऑफ आईपीओ की बात करता है वो रेगुलेशन 33 के अंदर बात करता है, लेकिन जो रिजर्वेशन इन केस ऑफ एफपीओ की बात करता है वो बात करता है रेगुलेशन 130 के अंदर। इन केस ऑफ रिजर्वेशन आईपीओ के केस में रिजर्वेशन क्या होगी? इन केस ऑफ इशू आईपीओ, इशूअर में मेक रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस आउट ऑफ द इशू साइज एक्सक्लूडिंग प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नेट ऑफर टू पब्लिक इन फेवर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। किन किन कैटेगरी के लोगों को के लिए रिजर्वेशन की जाएगी? एम्प्लॉय के लिए, शेयर होल्डर अदर देन प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, लिस्टेड प्रमोटर कंपनी, लिस्टेड सब्सिडरी कंपनी, इनके लिए रिजर्वेशन होगी। रिजर्वेशन प्रोवाइडेड दैट issuer shall not make any reservation for a lead manager, registrar, syndicate member, their promoter, director, employee for a group or for the group associate company। वो अपनी ग्रुप या एसोसिएट कंपनी के डायरेक्टर के लिए, उनके लिए, एम्प्लॉई के लिए, रजिस्ट्रार के लिए, सिंडिकेट मेंबर्स के लिए, लीड मैनेजर्स के लिए क्या नहीं कर सकता? रिजर्वेशन नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन इन केस ऑफ एफपीओ। इन केस ऑफ फर्दर पब्लिक ऑफर द इशूअर में मेक रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस आउट ऑफ द इशू साइज एक्सक्लूडिंग प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नेट ऑफर टू पब्लिक इन फेवर ऑफ एग्जिस्टिंग रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्वेशन कर सकता है। अब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स means the shareholder of listed issuer who apply or bid for specified security of a value not more than 2 लाख। वो रिटेल इन्वेस्टर जो कि किसी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के लिए जो बिड करते हैं, अप्लाई करते हैं, जिसकी वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा नहीं है, उसको क्या कहते हैं? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। मैक्सिमम लिमिट फॉर रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन मैक्सिमम लिमिट क्या है वो बात करते हैं। एम्प्लॉई के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। एम्प्लॉई के लिए जो है 5% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल, 5% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। और शेयर होल्डर के लिए जो मिनिमम लिमिट है रिजर्वेशन की वो 10% ऑफ द इशू साइज है, 10% ऑफ द इशू साइज। अदर रिक्वायरमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर, अदर इंटरमीडियरीज एंड कंप्लायंस ऑफिसर, रेगुलेशन 23 आईपीओ। इशूअर शैल अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट बैंकर विच आर रजिस्टर्ड विद द बोर्ड एज अ लीड मैनेजर ऑफ द इशू। Where the issue is managed by one or more lead manager, the right, obligation and responsibility shall be determined. The issuer shall, in consultation with the lead manager, appoint other intermediary which are registered with the board. The issuer shall, in case of issue made through book building process, appoint syndicate member, and in the case of any other issue, appoint banker to issue. The issuer shall appoint a registrar of the issue registered with the board which has connectivity with all other depository. The issuer shall appoint a compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance of the security law, redress the investor grievances. बाद में दूसरा पॉइंट बात करते हैं, फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस विद सेबी रेगुलेशन 25। Filing of draft prospectus with SEBI.
लीड मैनेजर शैल सबमिट द फॉलोइंग टू द बोर्ड अलॉन्ग विद द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। क्या क्या फाइल करेगा? सर्टिफिकेट कंफर्मिंग दैट एन एग्रीमेंट हैज़ बीन एंटर्ड इनटू बिटवीन द इश्यूअर एंड द लीड मैनेजर। A due diligence certificate has as per Form A of Schedule 5. In case of issue of convertible debt instrument, a due diligence certificate from the debenture trustee as per Part B. तो ये सारे का सारा लीड मैनेजर फाइल करके चलेगा, सबमिट करके चलेगा सेबी को। Issuer shall also file draft offer document with the stock exchange where the specified security are proposed to be listed. The board may specify change or issue observation if any on the draft of a document within 30 days from the date of the following. जो बोर्ड होगा वो स्पेसिफाई करेगा चेंजेस या वो इशू करेगा ऑब्जर्वेशन इफ एनी ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 दिन के अंदर अंदर वो चेंजेस कर सकता है। किस किस के लिए? फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट, फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट। The date of receipt of draft of a document under sub-regulation 1, the date of receipt of the satisfactory reply from the lead manager where the board has sought any clarification on the additional information from them, the date of receipt of the clarification or information from any regulator agency where the board has sought any clarification information from such regulator and agency, the date of receipt of copy of principal approval letter issued by the stock exchange। तो इन सिचुएशनों में क्या होगा? चेंजेस को स्पेसिफाई किया होगा। इफ द बोर्ड स्पेसिफाई एनी चेंज, इफ द बोर्ड स्पेसिफाई एनी चेंज or issue observation on the draft of a document, the issuer and lead manager shall carry out such change in draft of a document and submit to the board and update the draft of a document complying with the observation issued by the board and highlight the all changes made in the draft of a document and before registering for the filing of a document the registrar of company and appropriate authority as applicable। मतलब क्या है? अगर बोर्ड ने कोई चेंज स्पेसिफाई किए हैं तो कितने दिनों के अंदर अंदर उस चेंज को कर लिया जाएगा? 30 दिन। कौन सी डेट के? फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई फ्रॉम लीड मैनेजर, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी रेगुलेटर एजेंसी, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर बाय द स्टॉक एक्सचेंज। उनकी डेट के 30 दिन के बाद आप चेंज करोगे। बोर्ड अगर आप को चेंजेस बताता है, कोई सेबी अगर चेंजेस बताता है ईश्वर को, लीड मैनेजर को, तो साथ ही साथ क्या करेंगे? वो अपडेट करेंगे अपने ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट को, उसमें चेंजेस करेंगे, हाईलाइट करेंगे और साथ ही साथ फाइल भी करेंगे डॉक्यूमेंट को आरओसी में, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में, आरओसी में, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में। आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड offer document to be available to the public regulation 26. The draft of a document filed with the board shall be made available for the public for comment, if any, for a period at least 21 days from the date of filing by hosting it or on the website of the company। पब्लिक कमेंट के लिए भी आप इस ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट को फाइल करने के 21 दिन तक अपनी वेबसाइट पे होस्ट करोगे और साथ में वेबसाइट किसकी? स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी बताओगे, ठीक है ना। और दूसरा लीड मैनेजर की वेबसाइट पे भी बताओगे। इश्यूअर शैल विद इन 2 days ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जो इश्यूअर है विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर अंदर जो इश्यूअर है, द इश्यूअर शैल विद इन 2 days ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद द बोर्ड मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट इन 1 English national daily newspaper with wide circulation, 1 Hindi daily newspaper with wide circulation
and one regional language newspaper with wide circulation at a place where the registered office of the issuer is situated. Disclose the fact of filing the draft of a document with the SEBI, inviting the public to provide their comment to the board, the issuer, lead manager in respect of the disclosure made in the draft of a document. जैसे ही कंपनी सेबी के पास ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल कर देगी, है ना, सेबी के पास जैसे ही वो ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल करेगी, उसके फाइल करने के 2 दिन के अंदर अंदर कंपनी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देगी। इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश नेशनल जो नेशनल डेली न्यूज़पेपर होगा उसमें, और हिंदी नेशनल डेली न्यूज़पेपर होगा उसमें बता के यहाँ पर चलेगी फॉर पब्लिक कमेंट के लिए। लीड मैनेजर शैल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड stipulated in the sub-regulation 1 file with the board detail of comment received by them or listed issuer from the public on the draft of a document during the period and consequential changes if any that are required to be made in the draft of a document. Lead manager inform करेगा जो भी comment मिलेंगे. The issuer and the lead manager shall ensure that the offer document are hosted on the website as required under this regulation. And its contents are the same as version has filed with the registrar of company board stock exchange. The lead manager and the stock exchange shall provide copy of the offer document to the public as and when requested, and may charge a reasonable sum for providing a copy of the same. Face value of equity shares. क्या होता है फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स? डिस्क्लोजर अबाउट द फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स शैल बी मेड इन द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, एडवर्टीजमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द प्राइस बैंड एंड द इशू प्राइस. अब ये क्या होता है प्राइस बैंड, इशू प्राइस, ये बात कर लेते हैं. फ्री प्राइसिंग क्या होता है वो बात कर लेते हैं. फ्री प्राइसिंग क्या होता है वो बात कर लेते हैं. Issuer may determine the price of equity share, and in case of convertible securities, the coupon rate and the conversion price in consultation with the lead manager through the book building process. जो issuer है, कंपनी है, डिटरमाइन कर सकता है प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इन केस ऑफ कन्वर्टिबल सिक्योरिटी. द कूपन रेट, कन्वर्जन प्राइस इन कंसल्टेशन विद लीड मैनेजर और थ्रू दी बुक बिल्डिंग प्रोसेस डिटरमाइन कर सकता है.